अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते हैं और गरीब ज्यादा गरीब तथा मध्यम वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। इसका एक कारण यह है कि पैसे का विषय स्कूल में नहीं, घर पर पढ़ाया जाता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वे बस कह देते हैं स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन इसके बाद भी उसकी आर्थिक प्रोग्रामिंग और मानसिकता तो गरीब व्यक्ति की ही रहेगी। दुर्भाग्य से पैसे का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूल में वित्तीय योग्यताओं के बजाय अकादमिक और पेशेवर योग्यताओं पर जोर दिया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन चतुर बैंकरों, डॉक्टरों और लेखापालों ने स्कूल कॉलेज में बेहतरीन ग्रेड पाए हैं, वे जीवन भर पैसे के लिए क्यों जूझते रहते हैं। अमेरिका पर जो भारी राष्ट्रीय कर्ज है, यह काफी हद तक इसी कारण है क्योंकि जो उच्च शिक्षित राजनेता और सरकारी अधिकारी वित्तीय निर्णय ले रहे हैं, उनके पास पैसे के विषय पर बहुत कम प्रशिक्षण है या जरा भी नहीं है। आज मैं अक्सर सोचता हूं कि तब क्या होगा जब जल्द ही हमारे बीच लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सीय सहायता की जरूरत होगी। आर्थिक सहायता के लिए वे अपने परिवार या सरकार पर निर्भर रहेंगे। जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा का पैसा खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? देश कैसे बचेगा? अगर पैसे के बारे में बच्चों को सिखाने का काम माता पिताओं के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, जिससे में अधिकतर या तो पहले से ही गरीब है या फिर गरीब होने वाले हैं। लेखक कह रहा है, क्योंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे हर डैडी की सलाह के बारे में सोचना पड़ता था और ऐसा करके मैंने इस बारे में बहुत मूल्यवान ज्ञान हासिल किया कि इंसान के विचार उनके जीवन पर कितना ज्यादा असर डालते हैं या डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर, एक डैडी में यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी ने इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था। वे जोर देते थे कि मैं इस बात को इस तरह पूछूं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। एक डैडी जहां ये कह रहे हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, वहीं मेरे दूसरे डैडी यह कह रहे हैं कि इस बात पर जोर दो कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। यहाँ पहले डैडी का वाक्य कथन है और दूसरे डैडी का वाक्य प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी समझाते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। कहने से आपका दिमाग किस तरह काम करना छोड़ देता है। दूसरी ओर, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, यह सवाल पूछने से आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस भी चीज पर दिल आ जाए आप उसे खरीद लें। उन्हें अपने दिमाग की कसरत कराने का जुनून था, जिसे वे संसार का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर मानते थे। वे कहते थे, मेरे दिमाग की शक्ति हर दिन बढ़ती है क्योंकि मैं इसका व्यायाम कराता हूँ। यह जितना ज्यादा शक्तिशाली बनता है, मैं उतने ही ज्यादा पैसे बनाता हूँ। वे मानते थे, मेरे अम्मी डैडी मानते थे कि स्वचालित ढंग से मैं इसे नहीं खरीद सकता, यह कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। हालांकि दोनों ही डैडी कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन मैंने गौर किया कि आर्थिक मसलों पर एक ने अपने दिमाग को सुलझाए रखने की आदत थी और दूसरे में अपने दिमाग का व्यायाम कराने की आदत थी। इसका दीर्घकालीन नतीजा यह निकला कि एक डैडी आर्थिक दृष्टि से ज्यादा शक्तिशाली बनते चले गए और दूसरे ज्यादा कमजोर होते गए। इसे इस तरीके से समझें कि एक आदमी नियमित रूप से जिम में व्यायाम करने जाता है और दूसरा सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। इसका क्या परिणाम होगा? जिस तरह सही शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य के आपके अवसरों को बढ़ा देता है, उसी तरह सही मानसिक व्यायाम दौलत के आपके अवसरों को बढ़ा देता है। मेरे दोनों डैडियों के विरोधी नजरिए थे। इससे उनके सोचने के तरीके पर असर पड़ता था। एक डैडी सोचते थे
कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को फायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उत्पादन करने वाले लोगों को सजा देता है और उत्पादन ना करने वालों को पुरस्कार देता है। एक डैडी सलाह देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी यह नसीहत देते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे तुम बाल बच्चों को पालना पड़ता है, जबकि दूसरे का कहना था मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। कितना अंतर है दोनों की सोच में। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे और कारोबार संबंधी बातें करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरे डैडी ने भोजन करते समय पैसे संबंधी बातचीत पर प्रतिबंध लगा रखा था। एक कहते थे जहाँ पैसे का मामला हो वहां सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। दूसरे कहते थे जोखिम को संभालना सीखो। एक डैडी को यकीन था हमारा मकान हमारे सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, जबकि दूसरे डैडी का मानना था मेरा मकान एक दायित्व है और अगर आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप संकट में हो। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, लेकिन एक अपने बिल सबसे पहले चुकाते थे जबकि दूसरे अपने बिल सबसे अंत में चुकाते थे। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपकी और आपकी आवश्यकताओं की परवाह करनी चाहिए। वे हमेशा वेतन वृद्धि, रिटायरमेंट योजनाओं, चिकित्सीय लाभ, बीमारियों की छुट्टियां, छुट्टी के दिनों की संख्या और दूसरी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद उन्होंने जीवन भर के लिए सेवानिवृत्ति एवं अधिकार पैकेज हासिल कर लिया था। वे सेना द्वारा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को दिए जाने वाले चिकित्सीय लाभ और अन्य सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। वे विश्वविद्यालय में उपलब्ध लंबी कार्यकाल अवधि से भी प्रेम करते थे। कई बार आजीवन नौकरी की सुरक्षा और लाभ का विचार नौकरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिखता है। वे प्राय कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है इसलिए मैं इस तरह के लाभ का हकदार हूँ, जबकि दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में यकीन करते थे। वे सुविधा भोगी या अधिकार की मानसिकता के विरोधी थे और कहते थे कि यह मानसिकता लोगों को कमजोर तथा आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। वे आर्थिक रूप से सक्षम होने पर बहुत जोर देते थे। मेरे एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए जूझे, दूसरे ने निवेश उत्पन्न किए। एक डैडी ने मुझे सिखाया कि अच्छी नौकरी खोजने के लिए प्रभावशाली बायोडाटा कैसे लिखा जाता है। दूसरे ने मुझे सिखाया कि शक्तिशाली व्यावसायिक और वित्तीय योजनाओं कैसे लिखी जाए ताकि मैं दूसरों को नौकरियां दे सकूं। एक डैडी मुझे नौकरी खोजने के लिए बाहर निकाल रहा है घर से और दूसरा डैडी मुझे नौकरी उत्पन्न करने के लिए घर से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। कितना विचारधाराओं में अंतर है दोनों की में। दो शक्तिशाली डैडियों के साथ रहने की वजह से मुझे यह विश्लेषण करने का अवसर मिला कि अलग अलग विचारों का जीवन पर कितना अलग अलग असर होता है। मैंने गौर किया कि लोग दरअसल अपने विचारों से ही अपने जीवन को साकार रूप देते हैं और आगे चलकर उनकी यह भविष्यवाणी साबित भी हुई। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर मानते थे। वे इस तरह की बातें कहते थे मैं अमीर हूं और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। जब एक बड़े वित्तीय झटके के बाद वे दिवालिया होने की कगार पर थे तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही मानते थे। वे अपने समर्थन में यह कहा करते थे कि गरीब होने और कड़के होने में फर्क होता है। कड़का होना अस्थायी है और गरीब होना स्थायी। मेरे गरीब डैडी कहते थे पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे मनी इज पावर, पैसा ही शक्ति है। हमारे विचारों की शक्ति को कभी नापा नहीं जा सकता, ना ही उनके प्रभाव को कभी पूरी तरह समझा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद बचपन में ही मैं यह समझ गया था कि मुझे अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने गौर किया कि मेरे गरीब डैडी के गरीब होने का कारण यह नहीं था कि वे पैसे कम कमाते थे, उनकी तनख्वाह काफी अच्छी थी। वे तो अपने विचारों और कार्यों के कारण गरीब थे। दो डैडी होने के कारण मैं बचपन में ही बहुत सजग और जागरूक हो गया था कि मैं किन विचारों को अपनाऊं और किसकी बात मानूं।
अपने अमीर डैडी की या गरीब डैडी की। हालांकि वे दोनों ही शिक्षा और सीखने को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय बिल्कुल अलग थी। एक चाहते थे कि मैं मेहनत से पढूं, डिग्री हासिल करूं और पैसा कमाने के लिए कोई अच्छी सी नौकरी हासिल कर लूं। वे चाहते थे कि मैं किसी पैसे में जाने या वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए अध्ययन करूं और किसी बिजनेस स्कूल से एमबीए करूं। जबकि मेरे दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने के लिए अध्ययन करूं, ताकि मैं यह समझ लूं कि पैसा कैसे काम करता है और यह सीख लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम कराया जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। ये शब्द मेरे अमीर डैडी बार बार दोहराते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। 9 साल की उम्र में मैंने ये फैसला किया कि मैं पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात मानूंगा और उन्हीं से सीखूंगा। इसका मतलब यह निर्णय लेना भी था कि मैं अपने गरीब डैडी की बातें अनसुनी कर दूंगा, हालांकि उनके पास कॉलेज की ऊंची ऊंची डिग्रियां थी। रॉबर्ट टी कियोसाकी यह कहना चाह रहा है कि मैं दो विचारधाराओं की शिक्षा एक साथ ले रहा था और कौन सी विचारधारा को मुझे अपना करके जिंदगी में आत्मसात होना है। यह किताब बहुत इंपॉर्टेंट है और इस किताब की एक लंबी सीरीज पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे वीडियो इस किताब के हम लाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ बने रहिए और जिंदगी के इस सफर में एक बेहतरीन शुरुआत कीजिएगा, ताकि हम हमारे इस जीवन में अपने सपनों की जिंदगी जी सकें। धन्यवाद।